सरबराह है पार्टी के इंजीनियर रशीद साहब, तो उनको भी ये तो सिंसियर नहीं है जो ये कहते हैं कि आपने छोड़ दिया कि आपकी कोई अलग वाइन इन न्यू बोटल्स वैसा कुछ है। इन केस यू आर नॉट इनवाइटेड टू द मीटिंग, ये एक पैमाना है आपके डेवलपमेंट का। क्या इलेक्शन लड़ने का प्लान, मतलब वेदर इट इज़ यूटी और मुट्ठी भर के लोग हैं यहाँ, तो फिर वो बिल्कुल सही है। पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर पीस सीआरपीएफ कैंपस को यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बीरज़दा शाकिर हूँ और मेरे साथ फिरदौस बाबा है जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के एक सीनियर लीडर है। फिरदौस बाबा हमारे साथ कई सारे अहम इश्यूज़ पे बात करने वाले हैं आज। फिरदौस बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको 5 अगस्त 2019 की तरफ लेके चलूँगा। 5 अगस्त 2019 को आपकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स गुपकार डिक्लेरेशन में थे, लेकिन उसके बाद आपकी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव कहीं देखने को नहीं मिला। क्या वजूहत है कि आप लोगों ने गुपकार डिक्लेरेशन का साथ देना छोड़ दिया? एक्चुअली इट वेर आवर पार्टी हु स्टार्टेड दिस गुपकार डिक्लेरेशन। तो हम चाहते थे कि एक यूनानिमिटी आ जाए यहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, तो उसको लेकर एक दबाव सा बन जाए सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि वो आर्टिकल के साथ फिर ऐसी छेड़छाड़ ना करें। आर्टिकल 370 हो या 35A हो, उसके साथ छेड़खानी ना हो। तो हम एक कंसेंसस चाहते थे उसमें रीजनल पार्टीज़ के, तो उसी के लिए हमने एक शुरुआत की थी। तो उसके बाद तो 5 अगस्त के बाद फिर ऐसे हालात हो गए कि मोस्ट ऑफ द लीडर्स पर मतलब आइदर इम्प्रिजनड, या तो उनको हिरास किया गया था, या तो हाउस अरेस्ट किया गया था। तो उसके बाद उसमें कुछ पहल नहीं हो पाई और हमारी जो सरबराह है पार्टी के इंजीनियर रशीद साहब, तो उनको भी इम्प्रिजन किया गया है तब से। तो उसके बाद से इस पे फिर हमारी पहल नहीं रही। तो उसके बाद जो उन्होंने यहाँ पे गुपकार पे सेकंड मीटिंग इसकी बुलाई थी 1 साल होने के बाद, तो इन्होंने हमें उसमें इनवाइट क्यों नहीं किया, तो वो तो बेहतर उसका जवाब वही दे सकते हैं। तो जहाँ तक इस मामले पे हमारे जो व्यूज़ हैं वो ये हैं कि मतलब ये तो सिंसियर नहीं है जो ये कहते हैं, कि उस पर सिंसियर नहीं है। तो हम चाहते थे कि इसमें अकाउंटेबिलिटी हो, इसमें जो हम दावे करें गुपकार डिक्लेरेशन में हम उन पे फिर खरे उतरें। तो वैसा इन्होंने कहा नहीं, तो हमने अपने आप को इससे दूर कर दिया। क्या इस चीज़ ने आपको गुपकार डिक्लेरेशन में जो पॉइंट्स मेंशन किए हुई या जो स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है दफ़ा 370 को रेस्टोर करने के लिए, क्या आप उस चीज़ का साथ दे रहे हो अभी भी, या आपने छोड़ दिया कि आपकी कोई अलग स्ट्रेटजी है? बिल्कुल, अगर ये सिंसियर हैं इस मामले में जो ये कह रहे हैं, जो गुपकार डिक्लेरेशन में ये डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर ये उसमें सिंसियर हैं तो वी आर पार्ट ऑफ इट। अगर नहीं कर रहे हैं तो जैसा आप लोग तो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि मतलब ये सिंसियर नहीं है, दिस इज़ ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल्स, वैसा कुछ है ही नहीं। वो तो सारा कुछ पुराना ही है कि मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाए कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं। तो रियली जहाँ पे उन्होंने इनको बात करनी चाहिए, जो मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, जहाँ पे उन्होंने जहाँ के लिए उनको मैंडेट मिला है बात करने के लिए, वहाँ तो ये बात नहीं कर रहे हैं। तो गुपकार डिक्लेरेशन एक खाली शल ही है और इसमें कुछ कंक्रीट नहीं। अभी कुछ 1-2 मीटिंग्स ही हुई है उनकी। In case you are not invited to the meeting in future, will you formulate any other strategy to work for the restoration of Article 370? ये तो कहना अभी कबल वक्त ही होगा। हम इसमें देखेंगे। इंडियन रशीद साहब भी इम्प्रिजन हैं, हमारे पार्टी के जो सरबराह हैं, तो वो इंशाल्लाह बाहर आएंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं। हमें जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। तो उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे। हम एक पार्टी की जो हमारी कोर में जो ग्रुप है हमारी पार्टी का, तो उसकी मीटिंग होगी, उसके बाद ही तय हो पाएगा। फिरदौस, एक अहम बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि यहाँ पे दफ़ा 370 के जाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो गई है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो यहाँ की रीजनल पार्टीज़ हैं उनको तकलीफ़ इस चीज़ से हो रही है, इसलिए ये लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर किया जाए। तो हाउ डू यू सी इट? ये तो हकीकत से बिल्कुल बईद है कि अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि आर्टिकल 370 या 35A के खात्मे के बाद यहाँ पे तरक्की हुई है। आपको खुद ही डाटा पता होगा कि 2018-19 का जो नरेगा का पेमेंट है वो अभी तक उन मजदूरों को नहीं मिला है जिन्होंने उसमें काम किया है। तो एक पैमाना है आपके डेवलपमेंट का। तो आपको पता होगा कि मतलब काफ़ी बड़ा गैप है एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान, जो मतलब यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ थी या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो फिल कर रहे थे। अभी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें काफ़ी बड़ी गैप है जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट आपने बनाया था डॉक्टर शाह फैसल के साथ
अवामी इत्तेहाद पार्टी का एक कोalition थी। तो डॉक्टर शाह फैसल ने कुछ महीने पहले जो है सियासत रिज़ाइन किया है, उससे आपकी वर्किंग पे इफ़ेक्ट पड़ा है? और आप कैसे देखते हो उसकी रिजिग्नेशन जो है, वो आप उस चीज़ को कैसे देख रहे हो? नहीं, वो तो उनका ज़ाती डिसीजन है, उसमें तो हम ज़्यादा बात नहीं कहेंगे। तो बाकी हमारा उनके साथ अलायंस था, इनफैक्ट प्रीपोल अलायंस था हमारा उनके साथ। ये मर्जर नहीं था, ये अलायंस था, पॉलिटिकल अलायंस। तो हमारी कुछ रिजेम्बलेंस थी, आइडियोलॉजिकल रिजेम्बलेंस थी हमारी, कुछ उस बुनियाद पे हमारी जो ये हमने पाप बनाया था। तो फ्यूचर में भी मैं यही कहूँगा कि जिस पार्टी के साथ भी हमारी आइडियोलॉजिकल रिजेम्बलेंस होगी, जो मतलब बिल्कुल सही पैमाने पे जो कहे और उसमें खरे उतरने की कोशिश करे, तो उस पार्टी के साथ हमारा फ्यूचर में अलायंस हो सकता है। क्या इलेक्शन लड़ने का प्लान है? ये तो इस बारे में कहना कबल अज़ वक्त होगा। तो अभी हमारी पार्टी की उस तरह से मीटिंग नहीं हुई, इलेक्शन के बारे में मीटिंग नहीं हुई, और तब तक सिनेरियो क्या रहेगा, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहेगा, और न्यू दिल्ली हमारी किन किन डिमांड्स पे खरी उतरती है, तो उसके बाद ही डिसीजन ले पाएंगे। इन केस आर्टिकल 370 इज़ नॉट रिवोक्ड, तो वो उस हवाले से क्या इलेक्शन लड़ने का जो डिसीजन रहेगा उस पर इफ़ेक्ट करेगा? देखिए, वी आर अ पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पार्टी, तो वी आर सपोज टू फाइट इलेक्शंस। इसमें कोई ये नहीं है कि मतलब वेदर इट इज़ यूटी और स्टेट, नहीं, इट डजंट इफेक्ट यू। नहीं, ये तो बिल्कुल हम इलेक्शन मतलब वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। हमारी मतलब जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स है, वो अगर हमारे पूरे दिए जाएंगे तो हम सोच सकते हैं इलेक्शंस का। दफ़ा 370 के हटने से कुछ दिन पहले ही इंजीनियर रशीद को दिल्ली बुलाया गया था किसी एक केस में इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। तो आप लोगों ने उस दिन बड़ा बरहमी का इजहार किया कि इसको बुलाना नहीं चाहिए था। अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनकी, तो आप लोगों को उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल, जो उनको बुलाया गया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, हमें उसमें तो बिल्कुल एतराज़ नहीं है। वो बुला सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं। तो हम टाइमिंग पे क्वेश्चन कर रहे थे। अगर इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना है तो आपको फिर अगस्त 2019 ही क्यों याद आता है? आप उससे पहले भी बुला सकते थे या उसके बाद भी बुला सकते हैं। ये तो बिल्कुल एक आम आदमी भी समझ सकता है कि एक कॉन्स्पिरेसी का क्या आप पार्ट समझ रहे हो कि इनको दफ़ा 370 को डाइल्यूट करना था, इसीलिए उनको बंद रखा गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो इस प्रोटेस्ट करते अगर दफ़ा 370 को हटाते? Obviously we were against the decision of abrogation of Article 370 and 35A. जहाँ सरकार क्लेम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि लोग इससे खुश है, आप लोग ही क्यों इसके खिलाफ हो? यहाँ की सियासी पार्टी जो है इसके खिलाफ है। ये भारतीय जनता पार्टी की क्लेम है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग खुश है, और यहाँ की सियासी पार्टीज़ को ही ये प्रॉब्लम है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको रेस्टोर किया जाए। अगर वो लोग इस चीज़ को कहते हैं कि उनके पार्टी के जो मुट्ठी भर के लोग हैं यहाँ, तो फिर वो बिल्कुल सही हैं। अगर वैसा नहीं है तो वो फिर उनका वो स्टेटमेंट। मुझे याद है जब राज्यसभा में बिल पास की गई थी, तो वहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ MPs है, जिसमें मीर मोहम्मद फयाज, नज़ीर अहमद लावे, उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया। उनका कहना है कि जो प्रोसीजर फॉलो किया गया था इस बिल को डाइल्यूट करने के लिए, उनको उससे दिक्कत है। वो कहते हैं कि अगर इनको डाइल्यूट करना भी था तो एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, कम से कम इनको वो फॉलो करना चाहिए था। तो हाउ डू यू सी इट? दिस वॉज टोटली जो कॉन्स्टिट्यूशन का मर्डर है, अगर हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज टोटली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो इन्होंने एब्रोगेशन की आर्टिकल 370 और 35A की, तो जो PDP के जो MPs हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि अगर इसमें मतलब ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज़ नहीं हुई थी, तो जो आपका ट्रिपल तलाक था, तो उस टाइम कभी तो वो चाय पीने जाते हैं कैंटीन में, तो यहाँ बिल पास हो जाती है। तो ये तो एक कहेंगे कि बहानाबाजी है। जब आप लेकिन ट्रिपल तलाक पे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि ट्रिपल तलाक बिल को भी ऐसे ही विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर पास किया गया। उनको पता भी नहीं चला कि इसकी वोटिंग जब हुई उनको पता तक भी नहीं चला। उसमें गुलाम नबी आज़ाद ने भी प्रोटेस्ट किया, तो एक स्टेटमेंट भी डाला था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया था। नहीं, अगर सबसे कम वो इतना तो कर सकते थे कि मतलब कम से कम डिबेट में हिस्सा ले सकते थे। उन्होंने तो वैसा किया नहीं। ये शायद वो जानते थे या नहीं जानते थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ा अंदर, जैसे कि न्यूज़ में आया।
तो वो टोटली इलीगल था, मतलब विच लेट देम टू बी आउट ऑफ द हाउस। फिर उनको हाउस से बाहर निकाला गया। तो मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीका। लास्ट टाइम इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ा था, अगर इंजीनियर रशीद वहाँ होते तो क्या करते वो तो तब आपको नज़ारा फिर उसी टाइम देखने को मिलता। वो तो आपको पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए कि मतलब वो अपनी बात कैसे मनवाते थे असेंबली में, तो ओबियसली वहाँ का भी सीन वैसा ही होता है। कई सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर अभी पार्लियामेंट में है उनको रिज़ाइन करना चाहिए था जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था। आप इस बारे में क्या राय रखते हो, या आपकी पार्टी क्या राय रखती है? मेरी ज़ाती ये राय है कि मतलब रिज़ाइन कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, लोगों ने आपको अपना साथ दिया, अपना वोट दिया है, तो इसलिए कि आप उनकी बात को आगे ले पाएँ, आप उनकी बात को मुल्क का जो बड़ा ऐवान है उसमें ले पाएँ, वहाँ पे आपकी बात करें, आपके उमंगों की तर्जुमानी करें, आपके जज्बात की तर्जुमानी करें। उनको ये था कि वहाँ पे अपने हक़ को मनवाते, वो अपनी बात वहाँ पे रख देते, वो डिबेट में हिस्सा लेते। तो उन्होंने वैसा किया नहीं, तो उन्होंने चुप्पी साधी थी वहाँ पे। तो ओबियसली इट वाज टोटली अगेंस्ट द विश ऑफ द पीपल। आपकी पार्टी अभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रही है? ये बिल्कुल वी आर अ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी। यू हैव टू बी इन पब्लिक, यू हैव टू टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट वर्क्स। हम करते हैं, लोकल लेवल पे हैं, हमारे हम सरपंच साहिबान हैं जो वहाँ के इनफैक्ट जहाँ भी हैं कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में इनफैक्ट वो कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ एक BDCs हैं वो कम कर रहे हैं। तो जो हमारे पार्टी के जो अहदेदारान हैं वो काम कर रहे हैं। तो बेसिक लेवल पे हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया है कि जिसमें एक प्रपोजल है कि 20 CRPF कैंपस को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि बताया जा रहा है कि मिलिटेंसी के साथ लड़ने के लिए इन कैंपस को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये फुल फ्लेज्ड कैंपस होंगे। तो आपका क्या राय है इस बारे में कि जहाँ एक तरफ सरकार क्लेम कर रही है मिलिटेंसी ख़त्म हो रही है, वहाँ दूसरी तरफ यहाँ पे ये CRPF के कैंपस लगाए जा रहे हैं? हमारा इसमें ये है कि दिस इज़ टोटली अगेंस्ट द विश ऑफ द पीपल। तो ये एंटी पीपल एक मूव होगा। तो कहीं ना कहीं इनको जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी बात भी सुननी है, तो उनको भी कहीं ऑनर करना है। मुझे लगता है कि मतलब इस डिसीजन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार फिर से सोच लेना चाहिए इस पर। समझते हो कि ये इट इज़ अगेंस्ट द विशेस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और देयर इज सम अदर रीजन, और इट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द स्टेटमेंट्स ऑफ BJP जहाँ पे वो क्लेम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो इन्होंने क्लेम किया था कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A यहाँ पे हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे हालात नॉर्मल हो गए हैं तो और फिर ट्रूप्स बुलाने की क्या ज़रूरत है? ये तो इनको मतलब इन्वर्स जा रहा है। फिर ये तो फिर खुद ही अपने आप को कर रहे हैं कि नहीं, अगेंस्ट अपने स्टेटमेंट्स के जा रहे हैं कि नहीं। ये तो क्लेम कर रहे थे कि यहाँ पे सारी मिलिटेंट्स एरिडिकेट हो जाएगी, ये तो हुआ नहीं। फिर अगर हुआ तो फिर ट्रूपर्स की क्या ज़रूरत है यहाँ पे? थैंक यू फिरोज फॉर टॉकिंग।